अच्छा बच्चा लोग, अब हम चालू कर रहे हैं आपके मैथ्स का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। भाई देखिए, अभी तक आपने क्या किया था बेटा थर्ड चैप्टर में कि आपने पॉइंट्स ड्रॉ किए थे, कोऑर्डिनेट्स लिए थे। अब आपको एक से ज्यादा कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करना है और उन पॉइंट को ज्वाइन कर देना है। तो हमें क्या मिल जाएगी? एक लाइन मिल जाएगी। देखो जरा ध्यान सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक है, आपने ग्राफ ड्रॉ किया, आपके पास कोई भी 2 3 4 5 जितने पॉइंट होंगे, आपने मान लो कि उस पॉइंट को यहां पे ऐसे ड्रॉ कर दिया, 2 3 4 जितने भी हो। फिर आप क्या करोगे? उन पॉइंट्स को मिक्स कर दोगे। ये स्ट्रेट आएगी, थोड़ी भली मेरी टेढ़ी हो गई है बट एक्चुअली स्ट्रेट आएगी। तो क्या मिल जाएगा हमको? एक लाइन मिल जाएगी। तो बच्चा, इस लाइन की एक इक्वेशन होती है। भाई मैथ्स के अंदर लाइन को अगर स्टडी करना है तो इसकी एक इक्वेशन होती है जो कि हमेशा टू वेरिएबल में लिखी जाएगी एंड वो लीनियर इक्वेशन होती है। देखो समझो ध्यान से, आपने चैप्टर नंबर पॉलिनोमियल चैप्टर नंबर 2 में आपने एक चीज पढ़ी थी। चैप्टर नंबर 2 में आपने क्या चीज पढ़ा था? एक लीनियर इक्वेशन पढ़ा था, है ना? याद है? लीनियर इक्वेशन की डिग्री आपने देखी थी 1। याद आया कुछ? चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशन में देखा था कि लीनियर इक्वेशन की डिग्री 1 होती है। इसका मतलब ये जो इक्वेशन होगा उसकी भी डिग्री 1 होगी, लेकिन उसमें 2 वेरिएबल होंगे। भाई इसमें आप इक्वेशन कैसा लेते थे? अगर मैं एग्जांपल बोलूं तो भाई ax प्लस बी, मतलब आप कुछ ऐसा लेते थे 3x इज इक्वल टू 4, 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ऐसी कोई इक्वेशन जिसमें अकेला x या अकेला y आता था। लेकिन अब क्या होगा? अब एक ही इक्वेशन में दोनों आएंगे, x भी आएगा y भी आएगा, तो इसको कहा गया टू वेरिएबल। और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म रहता है ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये याद रखना बहुत जरूरी है। अब देखो इसकी डिग्री मतलब क्या होता है? हाईएस्ट पावर। भाई x की पावर 1, y की पावर 1। हम हाईएस्ट पावर किसकी देखते हैं? वेरिएबल की देखते हैं। सो दोनों वेरिएबल की पावर 1 है, मतलब हाईएस्ट 1 हो गया। सो भाई डिग्री 1 हो गया, मतलब ये लीनियर इक्वेशन बन गया। और इसमें x और y दोनों आ रहा है, इसलिए हम बोलते हैं इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब इसमें क्या है? इस इक्वेशन में क्या है? x एंड y आपके वेरिएबल्स हैं, a b c जो है आपके कोई ना कोई इंटीजर होंगे। भाई प्लस में हो सकता है, माइनस में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इंटीजर होगा, 0 भी हो सकता है। अब सपोज मैं आपको बोलूं कि भाई मेरे पास एक इक्वेशन है टू वेरिएबल में 3y माइनस 4 इक्वल टू 0। मैं बोलूंगा कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के दिखाओ, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो आप कैसे लिखोगे? भाई पहले कंपलसरी x वाला होना चाहिए, लेकिन क्या इसमें x है? नहीं। तो मैं क्या कर दूंगा? मैं लिख दूंगा 0x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो देखो ax, a के बदले 0 x, by तो ये by, फिर माइनस 4 तो ये c आ गया माइनस 4। अब एक्चुअली c की वैल्यू माइनस 4 है तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है। जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं तो कंपलसरी बीच में प्लस आता है, बट एक्चुअली माइनस भी आ सकता है। क्यों? अगर b की वैल्यू सपोज माइनस हो गई, सपोज करो b की वैल्यू -2 हो जाएगी, a की वैल्यू में +1 ले लेता हूं, c की वैल्यू में +3 ले लेता हूं। सो इक्वेशन कैसी बन जाएगी? ax प्लस by प्लस। अच्छा हम क्या देख रहे थे कि भाई हमको अगर अरेंज करना है, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करना है तो हम किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं? इसको सिंपलीफाई कर दो। x माइनस, देखो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस माइनस माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म ax by c इक्वल टू 0। ठीक है? ओके। अब आपको बच्चा लोग यहाँ पे एक चीज ढूंढनी होती है जिसको हम कहते हैं सॉल्यूशन।
देखो ये तो सिंपल अरेंजमेंट करना था। अरेंजमेंट के लिए आपको पहले x होना चाहिए, फिर y होना चाहिए, फिर बाद में कांस्टेंट c होना चाहिए। अब अच्छा एक चीज और कि बेटा यहाँ पे x और b को हम कोएफिशिएंट भी कह सकते हैं। आपने सेकंड चैप्टर में सीखा ही है कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट a, b y का कोएफिशिएंट b, और c जो है वो एकदम कांस्टेंट रहता है, एकदम कांस्टेंट। ठीक है, आपको सिंपली अरेंज करना है। अगर मान लो कि ऐसा कोई इक्वेशन दे रखा है 9x प्लस वाई इज इक्वल टू -3, या एक काम करते हैं इसको भी उधर ले लेते हैं -y, और आपको कहा जा रहा है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखाओ। क्या बोलना है? इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखाओ। तो हम क्या करेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखा देंगे भाई, पहले x वाला, फिर y वाला, फिर कांस्टेंट। तो x y को यहाँ लेके आ जाएंगे तो प्लस y को c, ये कांस्टेंट हो गया मतलब c, इसको भी यहाँ लेके आ जाएंगे। सो ये हो जाएगा आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर दिखाना हो तो इस तरीके से दिखाया जाएगा, x y और बाद में कांस्टेंट। साइन कोई भी हो सकती है, साइन का रूल तो हमारा भाई सेम रहेगा, इधर आएगा तो प्लस माइनस, जो हम पहले बचपन से करते आ रहे हैं वही सेम चीज रहेगी। ठीक है, अब क्या करना है? अब मैं क्या बोल रहा हूं कि भाई आप लोग चैप्टर नंबर 2 में x की वैल्यू फाइंड करते थे। आप सभी ने x की वैल्यू फाइंड की थी, जिसको आप कहते थे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। कुछ याद आया? आप सबने सुना होगा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। इसका मतलब क्या होता है? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल मतलब वैल्यू ऑफ x, x या तो फिर जो भी वेरिएबल आपके क्वेश्चन में दिया गया हो। ठीक है, अब अगर मान लो कि मैं x और y दोनों की वैल्यू फाइंड करूं, x एंड y, भाई हमारे दो वेरिएबल होते हैं, अगर मेरे को दोनों वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं बोलूंगा कि वो है सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन। भाई जैसे जीरोस कहते थे ना, वैसे ही सॉल्यूशन। जीरोस का मतलब x की वैल्यू, सॉल्यूशन का मतलब x और y दोनों की वैल्यू। और ये ढूंढना बहुत ही आसान है। कैसे ढूंढना है देखते हैं हम लोग। अब एक और चीज, भाई इसको लिखा कैसे जाएगा? तो इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखा जाएगा। जो भी x की वैल्यू आएगी उसको पहले, जो भी y की वैल्यू आएगी उसको बाद में। इस तरीके से हम सॉल्यूशन को दिखाते हैं। ठीक है भाई, ये तो मालूम पड़ गया कि जीरोस किसे कहते हैं, सॉल्यूशन किसे कहते हैं। ओके, अब सॉल्यूशन ढूंढेंगे कैसे? ठीक है भाई, हमने समझ लिया कि x और y की वैल्यू को सॉल्यूशन कहते हैं, लेकिन सॉल्यूशन ढूंढेंगे कैसे? भाई सपोज करो कि आपको एक इक्वेशन दे रखी है, मैं डायरेक्टली एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं। आपको एक इक्वेशन दी जाएगी क्वेश्चन में, सपोज करो 4x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। अब मैं क्या करूंगा? x और y की वैल्यू ढूंढने के लिए सबसे पहले मैं बना लूंगा एक बॉक्स। क्या चीज? एक बॉक्स। उसके बीच में एक लाइन खींच देंगे, थोड़ा बड़ा ड्रॉ करता हूं आपको अच्छे से दिखाई देवे। ठीक है, एक बॉक्स ड्रॉ कर लिया, यहां पे लिख दो x, यहां पे लिख दो y। अब आप क्या करो? आपको क्वेश्चन में अगर कहा जाता है फाइंड 4 सॉल्यूशन, फाइंड 3 सॉल्यूशन, फाइंड 10 सॉल्यूशन, अगर ऐसा कुछ कहा जाता है तो फिर जितना बोला है उतना ढूंढना है। अगर कुछ भी नहीं बोला है, अगर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस नहीं बोले गए तो मिनिमम 3 ढूंढने हैं। 3 से कम तो कभी भी नहीं, मिनिमम 3 तो ढूंढने ही पड़ेंगे। सो हम क्या करते हैं बच्चा लोग? x के बदले अपने मन मर्जी की कोई वैल्यू ले लेते हैं। आई रिपीट, हम क्या करेंगे? x के बदले अपने मर्जी की कोई भी 3 वैल्यू ले लेंगे, कोई भी 3। तो भाई, और मतलब वैल्यू भी मैं ऐसी ले रहा हूं ना जिसका कैलकुलेशन एकदम आसान है। मतलब मैं लेता हूं 0 1 -1। मैंने जानबूझ के ऐसी 3 वैल्यू ली है जिसका कैलकुलेशन आसान है। भाई मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा तो भी इजीली हो जाएगा, प्लस माइनस करूंगा तो भी इजीली हो जाएगा। मैं चाहूँ तो यहाँ पे 10 15 27 13 14 15 29 99 कुछ भी ले सकता हूँ।
लेकिन इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू लूंगा तो कैलकुलेशन में मुझे दिक्कत आएगी, इसलिए कोशिश करो कि हमेशा छोटी वैल्यू लो। और क्या है कि कभी ग्राफ, इसमें ग्राफ बनाने का भी आता है, तो अगर ग्राफ आ जाए तो आप किसी भी छोटी वैल्यू से ग्राफ भी बना सकते हो। अब हम क्या करेंगे बच्चा लोग, x की ये वैल्यू अपने मर्जी से ले ली, अब इस वैल्यू को इसमें डाल देंगे और y फाइंड कर लेंगे। तो देखो for x is equal to 0, ये इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, for x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में x के बदले 0 लिख लेते हैं, तो x के बदले 0 माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, तो ये तो कट गया पूरा, y को वहां ले जाते हैं तो y इज इक्वल टू 1। सो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे 1 लिख दूंगा। सिमिलरली फॉर x इक्वल टू 1, अब क्या करूंगा, x के बदले में 1 पुट कर दूंगा, for x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, x के बदले 1 माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। y की वैल्यू ढूंढनी है बच्चा, और कुछ नहीं करना। 4 माइनस वाई प्लस 1, 4 प्लस 1 5 माइनस वाई इक्वल टू 0, y को वहां ले जाऊंगा, सो y इक्वल टू नीचे दिख रहा है, यस दिख रहा है, यहां पे लिख लेता हूं थोड़ा सा, y इक्वल टू 5, y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, उसको यहां रख दो। सिमिलरली इसके लिए भी हम ढूंढ लेंगे, फॉर x इक्वल टू माइनस 1, x के बदले माइनस 1 रख देंगे, तो पहले इक्वेशन लिखो पूरी, भाई लिखने का तरीका ध्यान से देखना, ये मेथड पूरी करनी है, मेरे पास जगह नहीं है मैं इसलिए कर रहा हूं, आपको एग्जाम में क्या करना है, ये मेथड, इसके नीचे ये, उसके नीचे वो, पेज भर जाए तो नेक्स्ट पेज। अभी जब प्रैक्टिस कर रहे हो ट्यूशन के लिए तो चलेगा, कोई बात नहीं बाजू बाजू में, लेकिन एग्जाम में आजू बाजू कभी मत लिखना, नीट एंड क्लीन जितना रखोगे उतने ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो भाई यहाँ पे x के बदले हम -1 रख देते हैं, माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, 4 माइनस 1 माइनस 4 माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, -4 प्लस 1 प्लस माइनस माइनस, 4 में से बन गया 3, -3 माइनस y इक्वल टू 0, y को वहां ले जाता हूं, सो -3 इक्वल टू y, सो y की वैल्यू क्या आ गई इस बार, -3 आ गई। तो भाई मिल गया तो हमको सॉल्यूशन। तो हम ये पूरा लिखने के बाद, ये टेबल भरने के बाद हम लिखेंगे देयरफॉर द सॉल्यूशंस ऑफ 4x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 इज, हम सॉल्यूशन को हमेशा कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखेंगे, कोऑर्डिनेट पेयर में लिखेंगे, तो 0 1 1 5 1 5 -1 -3 -1 -3, ठीक है, लो ये बन गया हमारा आंसर, फिनिश। अब अगर बाय चांस इसमें ज्यादा से ज्यादा ग्राफ ड्रॉ करने को बोलेंगे, ज्यादा से ज्यादा, तो ग्राफ के लिए क्या करना है यार, आपको तो पॉइंट्स तो आते ही है ना, पॉइंट्स तो आपको प्लॉट करना आता ही है। पॉइंट्स कैसे प्लॉट करते हैं भाई, 0 1, तो x में 0 1, y का 1 मतलब इधर आ जाएगा कहीं पे, फिर 1 5, सॉरी 1 एंड 5, x का 1 और इसका 5 इधर पे आ जाएगा, ठीक है। आप अपने स्केल्स पे इजीली कर सकते हो, मैं तो खाली रफ करके दिखा रहा हूं। फिर क्या है -1 -3, सो x का -1 और इसका -3 यहां पे आ जाएगा, 3 पॉइंट आपने ड्रॉ कर लिए, अब उन तीनों को स्केल से ज्वाइन कर दो, तो ये बन जाएगी आपकी एक लाइन। आपको अगर बोलो ना ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस, तो पहले उसके सॉल्यूशन निकालो और उस सॉल्यूशन को मतलब पॉइंट्स में रखेंगे, पॉइंट्स को ड्रॉ करो एंड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो। तो इस तरीके से आप किसी भी इक्वेशन के लिए ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। अब ड्रॉ करने के बाद खाली यहाँ पे लिख देने का 4x, ओके बच्चा लोग, तो इस तरीके से करेंगे। एंड स्टूडेंट्स आज के लिए बेटा हम इतना ही रखते हैं, अगली बार हम इसमें और आगे देखेंगे। थैंक यू।